अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1 to 11 अभी तक हम कवर कर चुके। पास पेपर की नफ प्रैक्टिस कर चुके। पीछे रह गए हमारे पास कोई 3 चैप्टर्स और, जिनमें से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एरिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नाम हमने रखा ऑडिट रिपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, किन सिचुएशन में ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट इशू करता है। हमने कहीं पे ऑडिट का पर्पस पढ़ा था। ऑडिट का पर्पस है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard। मीन एक ऑडिटर ने क्या करना है, जो भी काम करना है ड्यूरिंग ऑडिट करके एंड पे फाइनल आउटकम क्या है, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। हम ओपिनियन कहाँ पे एक्सप्रेस करनी है, एक पेज के ऊपर जिसको नाम क्या दिया गया है, ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट किस लिए यूज होती है, ऑडिटर की ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं, किन सिचुएशन में ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट इशू करता है। फिर हम देखेंगे एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, और फिर हम कुछ पास पेपर क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। देखते हैं कि एक ऑडिट रिपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट की पहली टाइप है स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट एक स्टैंडर्ड है ISA 700। ISA 700 उसने क्या किया है, एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो लिख के दे दी है और कहता है कि अगर आपने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, मीन आपने कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपने क्या करना है, ये ISA 700 की रिपोर्ट एज इट इज उठा के इशू कर देनी है। कब, जब कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, मीन आपने कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई हैं, तो आपने क्या करना है, ISA 700 की जो स्टैंडर्ड वर्डिंग है उसको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन क्या करना है, उठा के इशू कर देना है। इसके अंदर ना तो कोई चीज़ खुद से लिखनी है, ना इसके अंदर कोई चीज़ डिलीट करनी है, ना कोई चीज़ें अमेंड करनी है। इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज इट इज उठा के क्या करनी है, ये वर्डिंग आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। सिर्फ क्या करना है, इधर ऊपर कंपनी का नाम और ईयर एंड फिट करना है, नीचे ऑडिटर को अपना नेम, सिग्नेचर और डेट डालनी है। बाकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है या होना चाहिए वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ने लिख दिया है, तो आपने क्या करना है, वो एज इट इज इशू कर देना। पहली फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। कब, जब कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, तो ISA 700 की जो स्टैंडर्ड वर्डिंग रिपोर्ट है वो हम एज इट इज इशू कर देंगे। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है। क्या करना है, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और आपने करना है डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मीन कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है, तो इसे क्या होगी, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। क्या ख्याल है, मीन जो स्टैंडर्ड वर्डिंग लिखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मीन कंपनी की फेयर ओपिनियन, आप अगेंस्ट देना चाहते हो तो क्या लिखना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये जो आप डू नॉट करने जाओगे गिव को, ये स्टैंडर्ड वर्डिंग को आप चेंज करने जा रहे हो, तो इससे क्या होगी, रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। किस सूरत में, विद क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देते हुए। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, कंपनी की फेवर में ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है, कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन। तो क्या करने जा रहे हो आप, रिपोर्ट को मॉडिफाई करने जा रहे हो विद क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है कि इधर जो स्टैंडर्ड वर्डिंग लिखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, आप उसे क्या करने जा रहे हो, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर करने जा रहे हो। तो रिपोर्ट क्या होगी, मॉडिफाई। जब कहता है रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, कैसे कि आप ओपिनियन जो है उसे नहीं छेड़ रहे, उसे चेंज नहीं कर रहे, वो जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू उसको ऐसे ही रहने दिया जा रहा है, लेकिन आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो। कोई पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, और जब पैराग्राफ ऐड करना चाहते हो तो रिपोर्ट की स्टैंडर्ड लेंथ ये थी, यहां से ये करने जा रहे, तो सूरत में भी रिपोर्ट क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। मीन कैसे मॉडिफाई हो रही है, विद अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मीन ओपिनियन कंपनी की फेवर में, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो, रिपोर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा पैराग्राफ देने जा रहे हो।
हाँ, वो जो पैराग्राफ देने जा रहे हो वो दो तरह के पैराग्राफ हो सकते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर। क्या होते हैं बाद में डिस्कस करते हैं। सो रिपोर्ट मॉडिफाई दो तरह से होगी, या तो ओपिनियन जो लिखी हुई है कंपनी की फेवर में उसे अगेंस्ट करते हुए, मीन गिफ्ट एंड फेयर व्यू को डू नॉट गिफ्ट एंड फेयर व्यू करते हुए, पैराग्राफ सूरत में नहीं है तो ये क्या है, रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है विद क्वालिफाइड ओपिनियन। नहीं, हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ओपिनियन को नहीं छेड़ रहे, ओपिनियन कंपनी की फेवर में है, हम ऑडिट रिपोर्ट में अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने जा रहे हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड लेंथ चेंज करने जा रहे हैं, तो उससे भी क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड वर्डिंग अनमॉडिफाइड नहीं रही, क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई। रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, ओपिनियन की मैं बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है विद क्वालिफाइड ओपिनियन, या फिर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है विद अनक्वालिफाइड ओपिनियन बट इंक्लूडिंग अ पैराग्राफ। अब बात करते हैं कि हम रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ओपिनियन कंपनी की फेवर में ही, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं। हम वो पैराग्राफ क्या हो सकता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर हो सकता है या फिर अदर मैटर्स हो सकता है। कब कौन सा आएगा डिस्कस करते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर की बात करते हैं। पहले वो कहता है कि वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है, वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, लेकिन ऑडिटर को नजर आ रहे हैं कि शायद ये इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल हैं, सिग्निफिकेंट हैं फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये शेयर होल्डर की अटेंशन में देने चाहिए। क्यों देने चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर हो सकता है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता ही नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे पढ़ना नहीं आती लेकिन उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो वो मैटर्स हम ऑडिट रिपोर्ट में शेयर होल्डर के लिए हाईलाइट करेंगे, कैसे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। सो वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें उसकी अटेंशन में देने चाहिए। क्यों, ये उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्यों, वो हो सकता है सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के डिसीजन ले रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता ही नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे पढ़ना नहीं आती, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उनको हम शेयर होल्डर के लिए हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। कैसे हाईलाइट करेंगे, थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू and are prepared according to accounting standard, but please pay attention on a note dash in the financial statements as it can influence your decision. So वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, ऑडिटर को नजर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, फंडामेंटल हैं फ्रॉम यूजर ऑफ द रिपोर्ट मीन शेयर होल्डर, और हमें उनकी अटेंशन में देने चाहिए। कैसे देंगे हम उनकी अटेंशन में, इम्फेसाइज करके उस मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में, मीन हाईलाइट करेंगे उस मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में, कैसे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू वही मैटर हाईलाइट किए जाएंगे जो करेक्टली प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैटर गलत लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड हम ऑडिट ओपिनियन क्वालिफाई करेंगे। वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ठीक लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक्यूरेट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और हम उसके नॉलेज में देना चाहते हैं, तो उस मैटर को एम्फेसाइज करेंगे, हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में। कैसे हाईलाइट करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो मैटर करेक्टली प्रेजेंटली डिस्क्लोज होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। रॉन्ग मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू हाईलाइट नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एम्फेसिस ऑफ मैटर में है वो क्या है कि इसकी सूरत में ऑलवेज ओपिनियन आपकी क्या होगी, अनक्वालिफाइड। कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन देते हुए एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन देते हुए एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो स्टूडेंट पेपर में मारते हैं, कि ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे, कंपनी के अगेंस्ट दे देंगे और इस मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू हाईलाइट कर देंगे। नहीं, इस बात पर एग्जामिनर आगे जोर से चपेट रखते हैं। समटाइम सीए फाइनल लेवल की अगर आप बात करो तो वहां पे 49 पे पेपर फेल भी हो सकता है। क्यों, ब्लंडर है ये, आप ऑडिटर बनने के काबिल नहीं हो, दोबारा पढ़ के आओ।
सो वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, हमें नजर आ रहे हैं शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अटेंशन में देने चाहिए। तो कैसे उसकी अटेंशन में देंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू उनको हाईलाइट करके या रेफर करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस मैटर। क्या एग्जाम्पल हो सकती है इसकी? कहते हैं कि एक कंपनी को क्या देखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनानी है। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनानी है। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स चलेगी। हाँ, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनानी है। किस बेसिस पे बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ब्रेकअप बेसिस पे। ब्रेकअप बेसिस का मतलब क्या है कि आपको शो करने हैं आपके जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको करंट। क्यों? कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, दिस मीन 1 साल नहीं चलेगी, तो ये नॉन करंट एसेट भी 1 साल से ज्यादा अब नहीं चलेंगे, तो इनको क्या करना है? करंट शो करना है। जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं इनको क्या शो करना है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। क्यों? विद इन ईयर सारी अब सेटल करनी है। क्यों? कंपनी जब 1 साल के अंदर अंदर बंद होने जा रही है, मीन गोइंग कंसर्न नहीं रही, तो लाइबिलिटी सेटल करनी है। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स को करंट शो करना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म शो करना है, ये क्या है? ब्रेकअप बेसिस। अब कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बननी चाहिए, ब्रेकअप बेसिस पे। ब्रेकअप बेसिस पे मैडम इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बना दी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ख्याल है? लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनी हुई है, ये चीज हमें शेयर होल्डर के लिए हाईलाइट करनी है ना। क्यों? उसने तो ऑलरेडी रिपोर्ट पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ख्याल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मैटर है जो हमें उसकी टेंशन में देना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनी है। ये चीज हम कैसे हाईलाइट करेंगे? थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्यों? ये मैटर इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर के लिए, उसे और आप शायद इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर नहीं करनी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो निकालनी चाहिए। सो वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है, हम उन्हें अगर ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना चाहते हैं, क्यों? शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है फ्रॉम यूजर ऑफ द रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे हम हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में उनको? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। एक एग्जांपल हमने ली, लाइक गोइंग कंसर्न ब्रेकअप बेसिस का अगर डिस्क्लोजर है तो। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर कंपनी को कोई लिटिगेशन सपोज फेस करना पड़ रही है तो उसकी अकाउंटिंग करनी होती है पर IAS 37 आइदर प्रोविजन या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन या फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करनी है? जब 3 कंडीशन पूरी हो। क्या ख्याल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो हो तो प्रोविजन होगी, अगर पॉसिबिलिटी है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। क्या ख्याल है? मैंने ने क्या किया, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। प्रोविजन अकाउंट फॉर होती है एक्सपेंस टू लायबिलिटी, जबकि एक कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है। मैडम ने एक मैटर से रिलेटेड कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। हमने बीइंग ऑडिटर उसे चेक किया, वो वाकई ही कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बनती थी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन हमें नजर आ रहा है ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लिटिगेशन के अगेंस्ट पेमेंट अगर कल को कंपनी को पे करना पड़ गई तो कंपनी को बहुत हैवी कैश आउटफ्लो पे करना पड़ेगा, उससे कंपनी का सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो फिर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, फंडामेंटल है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें हाईलाइट करनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। कैसे हाईलाइट करेंगे? थ्रू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट प्लीज पे अटेंशन ऑन नोट फ्लॉ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज इट कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। क्यों? जब तक वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक शेयर होल्डर को शायद और इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैटर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाईलाइट करेंगे कैसे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। सो क्या हम पढ़ रहे हैं कि वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है,
और हमें नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उसकी अटेंशन में देने चाहिए। तो उसकी अटेंशन में कैसे देंगे? बाय इंक्लूडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करके हाईलाइट करेंगे। और जब भी ये पैराग्राफ आएगा एम्फेसिस ऑफ मैटर, ऑलवेज ओपिनियन कंपनी की फेवर में होगी, कभी भी कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देते हुए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली, कोई गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर है, लाइक ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, उसे हाईलाइट करना है तो एम्फेसिस मैटर यूज करेंगे। या कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी की प्रोविजन या कोई कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड है, उसको शेयर होल्डर के अटेंशन में देना है तो हम क्या यूज करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्लियर होती है यहां तक बात? अब कहता है कि वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ। मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मैटर है वो हाईलाइट करने हैं तो एम्फेसिस ऑफ मैटर। नहीं, कोई ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं है, इसके अलावा कोई मैटर है, तो उसे हाईलाइट कैसे करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। क्या अदर मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल हो सकती हैं? आए वो डिस्कस करते हैं। एक कंपनी क्या करती है? एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है। क्या करती है कंपनी? एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है। उस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है? उस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होती है। एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती है और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी होती है। अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लाइक कंपनी का चेयरमैन और सीईओ जो है वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ड्यूरिंग द ईयर हमने कंपनी को कैसे चलाया है, मीन क्या चार चांद लगाए हैं। अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लाइक बोर्ड मेंबर्स जो हैं, इनकी डिफरेंट कमेटीज होती हैं कंपनी के अंदर, तो हर कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देती है कि हमारे मेंबर कौन कौन हैं और ड्यूरिंग द ईयर हमने कंपनी के लिए क्या काम किया है, मीन कमेटीज स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? लाइक कंपनी ने कोई सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म की हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए कोई CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है, तो वो CSR रिपोर्ट भी जो है वो कंपनी कहाँ पे देगी? अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। तो कंपनी एवरी ईयर क्या करती है? एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है। उस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं और कुछ अदर इंफॉर्मेशन लाइक चेयरमैन CEO स्टेटमेंट है, कमेटीज की स्टेटमेंट है या CSR रिपोर्टिंग है। अब हमने जो ओपिनियन देना होती है वो किस चीज़ के ऊपर देना होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। हमने जो ऑडिट करना है, जो वेरिफिकेशन करनी है, वो भी किसकी करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। लेकिन ये जो अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट है, अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा ये जो अदर इंफॉर्मेशन है इन द एनुअल रिपोर्ट, इसे भी हमने रीड करना है, रिव्यू करना है, ऑडिट नहीं करना। कौन कहता है? एक स्टैंडर्ड है ISA 720 अदर इंफॉर्मेशन, वो कहता है कि एक ऑडिटर को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो चेक करना है, वेरीफाई करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेके उसके ऊपर ओपिनियन देनी है। लेकिन ये जो अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट है, इसको भी रीड रिव्यू करना है। क्यों रीड रिव्यू करना है? ये देखने के लिए कि ये अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, कि अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कि इनमें कोई बात ऐसी तो नहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्टिंग हो। क्या ख्याल है? सपोज इधर कंपनी के चेयरमैन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा जी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का प्रॉफिट डबल किया। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, वो कंपैरेटिव प्रिपेयर होती हैं। कंपैरेटिव मीन करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी आ रही होती है, सारे अकाउंट बैलेंस की। वहां पे हमने देखा प्रॉफिट सिर्फ 20% से इंक्रीज हो रहा है, जबकि चेयरमैन अपनी स्टेटमेंट में क्या कर रहा है? झूठ मार रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट डबल किया। डबल मीन 100% इंक्रीज किया। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली, उसमें कोई मसला नहीं था, वो ठीक थी। तो दिस मीन ये अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? अब ये मैटर हमें हाईलाइट करना चाहिए शेयर होल्डर के लिए।
लेकिन क्या ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कहीं पे लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा लिखा हुआ है। तो इस मैटर को हम हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में कैसे? थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ, थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ, जिसकी हमने एक पहली एग्जांपल जो है वो क्या डिस्कस की अदर मैटर पैराग्राफ की? इफ अदर इंफॉर्मेशन is not consistent with financial statement, if other information is not consistent with financial statements, तो हम हाईलाइट करेंगे कैसे? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। क्यों? ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं पे नहीं है जिसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई मैटर है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मैटर्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर, जिसकी हमने कोई दो एग्जांपल डिस्कस कर ली। एक गोइंग कंसर्न, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनी हुई हैं तो उस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे इसके थ्रू, या फिर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट लिटिगेशन है, सिग्निफिकेंट कॉन्टिजेंसी है, लिटिगेशन के अगेंस्ट कोई कॉन्टिजेंसी डिस्क्लोज है तो उसके लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर। लेकिन मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हाईलाइट करेंगे कैसे? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। सपोज यहाँ पे CSR रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कंपनी ने कहा जी कि हमने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। कोई 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, किसी एसेट में की है या कोई खर्चा किया है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इतना कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, वहां पे सिर्फ 1 मिलियन का खर्चा आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई किया, वो बिल्कुल ठीक है, 1 मिलियन ही खर्चा हुआ है। दिस मीन कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कूड़ मार रही है, झूठ बोल रही है कि हमने 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। क्या ख्याल है? तो हम क्या करेंगे? पहले कंपनी की मैनेजमेंट को कहेंगे कि प्लीज इतना बड़ा झूठ नहीं, 1 से चलो 2 मिलियन करो, 1 मिलियन से 10 मिलियन, प्लीज इसे करेक्ट करें। लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन ये अदर इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको कैसे हम हाईलाइट करेंगे? थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर होती है बात? अदर मैटर कहाँ पे आएगा? वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं है, कहीं और है, उनको अगर हाईलाइट करना है तो कौन सा पैराग्राफ हम यूज कर रहे हैं? अदर मैटर पैराग्राफ। एक और एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हो, पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं या आपने नहीं किया, तो ऑलवेज आपको ये चीज भी अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करनी है। क्या? इफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड or audited by any other firm, तो हम ये चीज ऑलवेज जो है वो अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करेंगे। कहाँ पे? अपनी पहली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। फिर कहता है कि अगर बीइंग ऑडिटर आपको एक ही कंपनी की एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने के लिए कहा जा रहा है, इन कंपनी ने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, दोनों के ऊपर आपको ओपिनियन देने के लिए कहा जा रहा है। क्यों 2 बनाई है? एक सपोज IAS IFRS के अकॉर्डिंगली बनाई है, एक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 बनाई है। IAS IFRS कहते हैं कि आपने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करनी है। क्या ख्याल है? कंपनीज एक्ट कहता है नहीं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। नाम डिफरेंट है। क्या ख्याल है? अंदर कोई फिगर भी डिफरेंट हो सकती है। तो अगर एक ही कंपनी की एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप ओपिनियन दे रहे हो, तो आपको दोनों की रिपोर्ट में ये चीज हाईलाइट करनी है थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। मैंने इसकी अदर के ऊपर भी ओपिनियन दिया। सो क्या एग्जांपल आ गई? ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन more than one financial statements for the company, मीन एक ही कंपनी की एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर आप रिपोर्ट दे रहे हो तो अदर मैटर के थ्रू ये हाईलाइट करोगे। लाइक IAS IFRS वाली रिपोर्ट में आप मेंशन करोगे कि हमने इसकी अदर मीन कंपनीज एक्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया।
कंपनीज एक्ट वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आप रिपोर्ट में हाईलाइट करोगे अदर मैटर के थ्रू कि मैंने इसकी अदर IAS IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ओपिनियन दिया। या ये सिचुएशन कहां पे आ सकती है, अगर आप किसी ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसमें पेरेंट कंपनी भी होती है, सब्सिडीज भी होती हैं, तो उसमें बीइंग अ पेरेंट कंपनी ऑडिटर आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना होती है, एक पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आपको दोनों की रिपोर्ट में फिर ये हाईलाइट करना है, इंडिविजुअल वाली में हाईलाइट करना है कि मैंने इसकी अदर मीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया, और कंसोलिडेटेड वाली रिपोर्ट में हाईलाइट करना है कि मैंने इसकी अदर मीन इंडिविजुअल के ऊपर भी ओपिनियन दिया। सो वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड हैं उनको अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना है, क्यों सिग्निफिकेंट है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे हाईलाइट करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर के थ्रू। मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना है तो कैसे हाईलाइट करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू, जिसकी अभी हमने 3 एग्जांपल डिस्कस की। इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अदर मैटर पैराग्राफ यूज करेंगे। If previous year financial statements were not audited or audited by any other firm तो other matter paragraph use करेंगे। If auditor reporting on more than one financial statements for the same company तो other matter paragraph के थ्रू हाईलाइट करेंगे। एक other matter की एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कि हमारी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये मेनली किसके लिए होती है, हमें ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, क्या ख्याल है। तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी मेनली किसके लिए होनी चाहिए, शेयर होल्डर के लिए। लेकिन कहते हैं नहीं, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बेस करते हुए कंपनी के कुछ और स्टेक होल्डर भी डिसीजन ले रहे होते हैं। बैंक ने लोन अप्रूव करना है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है, कंपनी की फेवर में आएगी तो मैं लोन अप्रूव करूंगा। दिस मीन बैंक भी आपकी रिपोर्ट पर बेस करते हुए डिसीजन ले रहा है। किसी क्रेडिटर ने क्रेडिट लिमिट कंपनी की एक्सटेंड करनी है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है। किसी इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा है। इवन किसी कस्टमर ने बड़ा ऑर्डर प्लेस करा है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है। क्यों, ऑडिट रिपोर्ट से पता चलेगा ये कंपनी है, दिस मीन मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म अपना रिलेशन मेंटेन कर सकता हूँ। दिस मीन आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बेस करते हुए सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर ही नहीं, बाकी स्टेक होल्डर, बैंक, सप्लायर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, कस्टमर, ये भी डिसीजन ले रहे होते हैं। मीन आपकी रिपोर्ट सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं है। इसलिए अगर कल को हमारी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाती है, हमारी किसी गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू, जबकि बाद में वो ठीक नहीं निकली और इन लोगों के अगर लॉस हो गए हमारी रिपोर्ट पर बेस करते हुए डिसीजन की वजह से, तो हमें इनके डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। बैंक का डैमेज पे करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का पे करना पड़ेगा, कस्टमर सप्लायर का डैमेज पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑडिटर अपनी लायबिलिटी को लिमिट लगाना चाहता है कि भाई कल को अगर मेरी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाए, ओपिनियन रॉन्ग हो जाए, तो मुझे डैमेज सिर्फ शेयर होल्डर के पे करना पड़े, किसी और के पे ना करना पड़े, तो ऑडिटर अपनी इस लायबिलिटी को लिमिट लगा सकता है। कैसे लगाएगा, बाय इंक्लूडिंग अदर मैटर पैराग्राफ, कि भाई मेरी ये रिपोर्ट सिर्फ शेयर होल्डर के लिए है, किसी और ने डिसीजन लेने हैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ले, मैं कल को लायबल नहीं होगा। क्या ख्याल है। तो एक और एग्जांपल अदर मैटर की आ गई, इफ ऑडिटर वांट टू लिमिट हिज लायबिलिटी, इफ ऑडिटर लिमिटिंग लायबिलिटी टू पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, कि भाई मेरी किन किन की तरफ जो है वो लायबिलिटी बनती है, बाकी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके खुद डिसीजन लें। हाँ, अगर ये लायबिलिटी लिमिट लगाने के लिए आपने अदर मैटर पैराग्राफ यूज नहीं किया ऑडिट रिपोर्ट में, तो कल को रिपोर्ट रॉन्ग होने की सूरत में आपको बाकी सबके डैमेजेस भी पे करना पड़ेंगे। सो वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड हैं, उनको अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना है शेयर होल्डर के लिए, तो कैसे हाईलाइट करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू, जिसकी ये 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। 1-2 और हैं वो हम बुक में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतनी। मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना है तो कैसे हाईलाइट करेंगे, थ्रू अदर मैटर। एग्जाम्पल क्या है, इन केस ऑफ लिमिटिंग लायबिलिटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर, तो अदर मैटर पैराग्राफ यूज किया जाएगा। क्यों, ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं नहीं लिखा हो जिसे आप हाईलाइट कर रहे हो।
इफ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट करना है आपने तो अदर मैटर पैराग्राफ यूज करोगे। इफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म, तो अदर मैटर्स के थ्रू अपनी पहली ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज हाईलाइट करोगे। एंड इफ ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द सेम कंपनी, तो ये चीज भी फिर वो कहां पे हाईलाइट करेगा, अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। क्या ख्याल है? कुछ 4 एग्जाम्पल हमने अदर मैटर्स की पढ़ी। इसमें ये जो हमने पढ़ी है एग्जाम्पल अदर इंफॉर्मेशन वाली, इसको प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। इसके ऊपर हम बाद में कुछ और बात भी करेंगे। ये बात अब कहीं और होगी, अब ये बात अदर मैटर में नहीं रही, सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको अभी ये बताई गई है। ठीक हो गया? इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें, प्रॉपर सर्कल कर लें। क्यों? इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल से एक्सक्लूड करके कहीं और हाईलाइट करेंगे इसको। अभी अदर मैटर के लिए आप समझो कि क्या है, ये 4 नहीं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। ये चौथी एग्जाम्पल पहले होती थी, बाद में स्टैंडर्ड में चेंज आया और ये एग्जाम्पल ओमिट हो गई। तो कहाँ पे अब ये बात होगी, बाद में डिस्कस करेंगे। सो क्या बात कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पहली फॉर्म हमने डिस्कस की स्टैंडर्ड वर्डिड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, कि जब हमने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, हमने कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या करना है, ISA 700 की वर्डिंग एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन क्या कर देनी है, इशू कर देनी है। दूसरी हमने बात की कि रिपोर्ट मॉडिफाई 2 तरह से होगी, बाय क्वालिफाइड ओपिनियन, मीन कोई पैराग्राफ ऐड नहीं करना, ओपिनियन की वर्डिंग चेंज करनी है, या अनक्वालिफाइड ओपिनियन बाय इंक्लूडिंग अ पैराग्राफ। और जब पैराग्राफ ऐड करेंगे तो स्टैंडर्ड लेंथ यहां से यहां करेंगे तो रिपोर्ट क्या होगी, मॉडिफाई। हम वो पैराग्राफ क्या हो सकते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट मैटर है, वो ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर। सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर, हर मैटर को हाईलाइट करने के लिए नहीं। मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो हाईलाइट करना है तो अदर मैटर। वो अदर मैटर्स क्या हो सकते हैं, ये हमने 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस करनी। और एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी ये पैराग्राफ आएंगे तो ओपिनियन क्या होगी, अनक्वालिफाइड। एम्फेसिस ऑफ मैटर कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ नहीं आएगा। अदर मैटर इन सम सिचुएशन क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है। इन सम सिचुएशन क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ ही होता है। अभी माइंड में यही रखो कि ये पैराग्राफ जब भी आएंगे ओपिनियन क्या होगी, अनक्वालिफाइड। ये तो कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ नहीं आएगा। अदर मैटर इन सम केसेस क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ भी आ सकता है। कहां पे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। सो रिपोर्ट की 2 फॉर्म हमने डिस्कस कर ली, एक स्टैंडर्ड वर्डिड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और दूसरी क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या नाम दिया हमने, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, मीन कंपनी की फेवर में ओपिनियन वाली रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ, हाँ वो पैराग्राफ एम्फेसिस मैटर, अदर मैटर कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमने रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है कैसे, कोई पैराग्राफ ऐड नहीं करना बल्कि ओपिनियन क्वालिफाई करनी है। मीन ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट देनी है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देना। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है, कंपनी की फेवर में ओपिनियन देना। अब कहते हैं ओपिनियन क्वालिफाई करने के पीछे 2 रीजन है। एक रीजन है डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, दूसरी रीजन क्या है, स्कोप लिमिटेशन। ओपिनियन क्वालिफाई करने की 2 रीजन है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट एंड स्कोप लिमिटेशन। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो हमने पकड़ी ड्यूरिंग ऑडिट, हमारे पास एविडेंस है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हमने मैनेजमेंट को कहा यार प्लीज इसे ठीक करो, लेकिन मैनेजमेंट उसे करेक्ट नहीं कर रही, मीन हमारे साथ एग्री नहीं कर रही। तो ये क्या है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो हमने देखना है वो जो मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो सिर्फ मटेरियल है या मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी है। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो हमने पकड़ी और मैनेजमेंट को कहा इसे ठीक करें, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे। क्यों, कोई भी मसले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलते हैं तो पहले हमने मैनेजमेंट को थ्रू लेटर ऑफ वीक एनालिसिस कम्युनिकेट करना होते हैं, उन्हें एक चांस देना होता है कि वो ठीक कर लें। हाँ, अगर वो चांस के बावजूद ठीक नहीं करते तो फिर हम ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट देते हैं।
इधर क्या हुआ, हमने चांस दिया लेकिन उन्होंने हमारे साथ एग्री नहीं किया, मीन मिस स्टेटमेंट है। तो हमने देखना है मिस स्टेटमेंट सिर्फ मटीरियल है या फिर परवेसिव है। सिर्फ मटेरियल का मतलब क्या है कि मिस स्टेटमेंट किसी एक आध अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। सपोज सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ वेजिस में मसला है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ डेटर्स की बैडर्स प्रोविजन क्रिएट नहीं हुई, मीन डेटर ओवरस्टेटेड है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक प्रोविजन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं की, बाकी सब कुछ ठीक है। मीन मैटर क्या है, सिर्फ मटेरियल परवेसिव नहीं। तो सूरत में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन देंगे। कौन सी ओपिनियन देंगे, एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है तो एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। सिर्फ वेजिस में मसला है तो एक्सेप्ट फॉर वेजिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। सिर्फ प्रोविजन का मसला है, एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। मीन बाकी ठीक है इस मसले को छोड़ के। हाँ, अगर वो मैटर जिसपे हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, मीन वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल के साथ साथ परवेसिव भी है। परवेसिव का मतलब क्या है, परवेड मीन फैला हुआ है। कहां पे, मैटर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मीन एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं। तो ये क्या है, परवेसिव। मीन छोटा मसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्या है, मटीरियल। बड़ा मसला होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही है, एक आध अकाउंट बैलेंस नहीं, तो ये क्या है, परवेसिव। इन्वेंट्री में भी मसला है, वेजिस में भी मसला है, प्रोविजन भी रिकॉग्नाइज नहीं है, ऊपर से रेवेन्यू भी ओवरस्टेटेड है। तो एक आध मसला नहीं है, काफी सारे मसले हैं। मीन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्टेड, मीन रॉन्ग व्यू दे रही है। तो मैटर क्या हुआ, परवेसिव। और परवेसिव की सूरत में हम क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, मीन सारी की सारी पूरी की पूरी गंदी गलत गलीस है। सो ओपिनियन क्वालिफाई करने की दो रीजन है। पहली रीजन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। तो हमने देखना है मिस स्टेटमेंट सिर्फ मटीरियल है, मीन एक आध अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, या परवेसिव है, नहीं होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। मीन 4-5 अकाउंट बैलेंसेस हैं, मिल के क्या क्रिएट कर रहे हैं, परवेसिव इफेक्ट। सिर्फ मटीरियल है तो एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। नहीं, परवेसिव है मिस स्टेटमेंट, तो सूरत में एडवर्स ओपिनियन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिफ्ट एंड फेयर व्यू, मीन पूरी की पूरी गलत है। अब ये मटीरियलिटी परवेसिवनेस थोड़ा सा जजमेंटल भी है। हमने बात की कि एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। एक से ज्यादा अकाउंट बैलेंस 3-4 अफेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या है, परवेसिव मिस स्टेटमेंट है। समटाइम एक आध अकाउंट बैलेंस ही परवेसिव अफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो वहां पे मेजर अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या होता है, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में अगर कोई 80-90% की मिस स्टेटमेंट है तो फिर सिर्फ मटेरियल नहीं है, ये क्या है, परवेसिव है। क्यों, इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में भी आती है, बैलेंस शीट में भी आती है, कैश फ्लो में भी आती है। तो ये होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। क्यों, मेजर अकाउंट बैलेंस ही इन्वेंट्री है। तो उस सूरत में क्या है, मैटर परवेसिव। तो उस सूरत में क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन। मीन थोड़ा सा जजमेंटल है, हमें देखना पड़ता है कि मैटर मटीरियल अफेक्ट डाल रहा है या फिर परवेसिव अफेक्ट डाल रहा है। एक तो क्या, एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है तो मटीरियल मैटर है, नहीं काफी सारे अकाउंट बैलेंसेस अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर क्या है, मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन मटीरियल के साथ साथ परवेसिव। मीन काफी सारी मटीरियल मिस स्टेटमेंट मिल के क्या बनेगी, परवेसिव। एक आध मटीरियल तो मटीरियल है वो परवेसिव नहीं है। सो ओपिनियन क्वालिफाई करने के पीछे रीजन क्या है, डिसएग्रीमेंट मैनेजमेंट मीन मटीरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हमने देखना है अगर वो मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, तो एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, नहीं अगर परवेसिव है तो फिर एडवर्स ओपिनियन। ओपिनियन क्वालिफाई करने की दूसरी रीजन है स्कोप लिमिटेशन, जिसके लिए स्टैंडर्ड एक टर्म यूज करते हैं, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कि हमें बीइंग ऑडिटर क्या करना है, ओपिनियन देनी है, कैसे देनी है, एविडेंस की बेस पर। एविडेंस कैसे लेने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। एविडेंस है तो किसी चीज को सही या गलत कहना है, एविडेंस नहीं है तो अपना मुंह बंद रखना है। अब यहां पे मसला क्या आ गया, स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट हमें सपोज रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, बहाने बना रही है जी, एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए या फ्लड के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए।
या हो सकता है वाकई ही जनरली ऐसे हो, रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, और जब रिकॉर्ड है ही नहीं तो क्या हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन, हमारे स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। मीन हम इस काबिल नहीं रहे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें, और जब एविडेंस ही नहीं है तो फिर हम क्या ओपिनियन देने के काबिल हैं? नहीं। तब इस सिचुएशन में हमें क्या देखना है कि वो जो एविडेंस हमें नहीं मिले, आइदर वो मटीरियल नेचर के नहीं मिले, मीन एक आध अकाउंट बैलेंस एटेड नहीं मिले, बाकी सारे मिल गए, तो फिर क्या कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर दिस अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू, मीन सिर्फ इन्वेंट्री के हमें नहीं मिले, बाकी सब कुछ वेरीफाई हो गया। सिर्फ वेजीज के हमें जो है वो एविडेंस नहीं मिले, बाकी सब कुछ वेरीफाई हो गया, तो एक्सेप्ट फॉर वेजीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू। हाँ, अगर परवेसिव नेचर के हमें एविडेंस नहीं मिले, मीन कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जहां से कुछ भी वेरीफाई हो सकता, क्यों, कंपनी का हो सकता है पूरा पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर परवेसिव नेचर के एविडेंस नहीं मिले, तो उस सूरत में क्या कहेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मीन वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्यों, हम ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं है, कोई चीज वेरीफाई होगी तो ओपिनियन देंगे। सो स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हमारे काम के ऊपर लिमिटेशन इंपोज हो गई, हम इस काबिल नहीं रहे कि प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। तो हमें देखना है वो जो एविडेंस हमें नहीं मिले वो मटीरियल नेचर के नहीं मिले, मीन एक आध अकाउंट बैलेंस एटेड नहीं मिले तो एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, नहीं होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटेड नहीं मिले, मीन परवेसिव नेचर के नहीं मिले, तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मीन वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। सो ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट देने की दो रीजन है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, तो उसमें देखना है अगर मैटर मटीरियल है तो एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन रीजन है तो देखना है वो जो स्कोप लिमिटेशन इंपोज हुई है वो मटीरियल नेचर की इंपोज हुई है तो एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, नहीं परवेसिव नेचर की इंपोज हुई है तो उस सूरत में क्या होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। क्लियर होती है बात। और ये मटीरियलिटी परवेसिवनेस थोड़ा सा जजमेंटल है। हाँ, एक तुक्का क्या है हमारा कि एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है तो मैटर मटीरियल है, नहीं काफ़ी सारे अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहे हैं, मीन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिवेड हो रही है, फैला हुआ है मसला, तो फिर परवेसिव है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट की हमने कुछ फॉर्म कवर कर ली। पहली फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, कब, जब हमने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है तो ISA 700 की वर्डिंग एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। दूसरी फॉर्म क्या है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन विद अ पैराग्राफ। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर का कोई मैटर हाईलाइट करना है ऑडिट रिपोर्ट में तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहाँ पे आएगा, कोई गोइंग कंसर्न ब्रेकअप बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर हाईलाइट करने के लिए, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट कंटिजेंसी को हाईलाइट करने के लिए जो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई मैटर हाईलाइट करना है तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। कब आएगा, कोई लिमिटिंग लायबिलिटी की सूरत में आएगा, प्रीवियस ईयर ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और ने किया, ये हुआ नहीं तो उस सूरत में आएगा, या एक ऑडिटर एक से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट दे रहा है फॉर द सेम कंपनी तो अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। रिपोर्ट की तीसरी फॉर्म क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। कौन सी वाली, ये जो एक्सेप्ट फॉर वाली है इसके लिए टर्म यूज की जाती है क्या, क्वालिफाइड रिपोर्ट। आइदर ड्यू टू डिसएग्रीमेंट है या फिर ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन है। क्वालिफाइड रिपोर्ट ये क्या है, तीसरी फॉर्म, चाहे वो डिसएग्रीमेंट की सूरत में है चाहे वो स्कोप लिमिटेशन की सूरत में है। चौथी फॉर्म क्या है ऑडिट रिपोर्ट की, एडवर्स रिपोर्ट। क्या नाम है, एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट कौन सी, जब परवेसिव नेचर की मिस स्टेटमेंट है। और चौथी रिपोर्ट का नाम क्या हुआ फिर, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। चौथी रिपोर्ट का नाम क्या हुआ, पांचवी रिपोर्ट का नाम क्या हुआ, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। पहली स्टैंडर्ड वर्डिट, दूसरी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ, तीसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट मीन एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन वाली को नाम क्या दिया गया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। चौथी क्या हुई, एडवर्स रिपोर्ट, और पांचवी क्या हुई, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। सो ये क्या हमने डिस्कस कर लिया, ऑडिट रिपोर्ट की कितनी फॉर्म है और किन सिचुएशन में ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट देता है।
एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाई करेगा, ओपिनियन क्वालिफाई करेगा, चाहे वो क्वालिफाइड रिपोर्ट की सूरत में है, चाहे एडवर्स की सूरत में है, चाहे डिस्क्लेमर की सूरत में है, तो किस वजह से आप ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हो वो वजह अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बताना होती है। और वो वजह बताने के लिए ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ यूज किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है बेसिस फॉर ओपिनियन का। मीन अगर आप जो है वो क्वालिफाइड विद एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन दे रहे हो ड्यू टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो कैसे मैटर मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है वो बेसिस फॉर ओपिनियन में आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो क्या परवेसिव नेचर की मिसस्टेटमेंट है, मटीरियल ही क्यों नहीं है, परवेसिव कैसे है, तो वो चीज आप बेसिस फॉर ओपिनियन में एक्सप्लेन करोगे। अगर आप एक्सेप्ट फॉर दे रहे हो ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, तो क्या मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन है बेसिस फॉर ओपिनियन में एक्सप्लेन करोगे। हाँ, अगर आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देने जा रहे हो तो क्या परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन है, क्यों वो स्कोप लिमिटेशन आप पे अराइज हुई है, ये चीज आप मेंशन करोगे कहां पे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर। क्लियर होती बात है, क्या ख्याल है। सो आज हमने ऑडिट रिपोर्ट को थोड़ा कवर किया। ऑडिट रिपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं, तो टोटल 5 टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड ऑडिट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ। मैंने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट यूज किया है, वर्ड अनमॉडिफाइड यूज नहीं किया। क्यों, रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है लेकिन ओपिनियन क्या है, अनक्वालिफाइड। तीसरी क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, चाहे वो इस सूरत में हो चाहे वो उस सूरत में हो। चौथी क्या है, एडवर्स रिपोर्ट, जब परवेसिव नेचर की मिसस्टेटमेंट है। और पांचवी क्या है, डिस्क्लेमर रिपोर्ट। अब एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, उसके अंदर से एक मिसस्टेटमेंट निकली। उस मिसस्टेटमेंट को हमने देखना होता है मटीरियल है या परवेसिव है। मटीरियल कैसे चेक करते हैं कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, उसको कंपेयर करते हैं। मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड हमने पढ़े थे कहाँ पे, चैप्टर 4 में भी चैप्टर 1 में भी। उसको कंपेयर करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के साथ। अगर वो प्रॉफिट का 5% और मोर हो तो मटीरियल है, अदरवाइज ये मटीरियल है। या कंपेयर करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के साथ, और रेवेन्यू का 1% और मोर हो तो मटीरियल है, अदरवाइज ये मटीरियल है। क्या कोई बैलेंस शीट फिगर है तो टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, टोटल एसेट्स का 1% और मोर हो तो मटीरियल, अदरवाइज ये मटीरियल है। हमने कंपेयर किया तीनों के साथ, बिलो 1% ऑफ टोटल एसेट्स था, बिलो 1% ऑफ रेवेन्यू था, और जस्ट 3% ऑफ प्रॉफिट था। मीन तीनों के साथ क्या निकली, इमटीरियल लेकिन मिस स्टेटमेंट है। इस सूरत में ऑडिट रिपोर्ट कौन सी दोगे, मिस स्टेटमेंट है, हमारे पास एविडेंस है मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो मटीरियल नहीं इमटीरियल है, तो ऑडिट रिपोर्ट कौन सी दोगे, ये या ये भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट की सूरत में। इमटीरियल मिसस्टेटमेंट की सूरत में क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रेंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों, ये इमटीरियल किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, मटीरियल मिसस्टेटमेंट यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। इधर इस सिचुएशन में क्या हमारे पास एविडेंस है जिसकी बेस पर हम प्रूव कर सकते हैं कि मिसस्टेटमेंट है। लाइक हमने देखा कंपनी का एक डेटर बैड हो गया है, उस एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन होनी चाहिए, मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं की, तो हमने जो एविडेंस लिए उसकी बेस पर हम कह रहे हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ये क्या है, डिसएग्रीमेंट। हमने देखा कि कंपनी के एसेट्स की मार्केट में वैल्यू कम हो गई है, तो IAS 36 कहता है कि आपने एसेट्स को इंपेयर करना है। मैनेजमेंट इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर रही, तो ये क्या है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। मीन वो स्टैंडर्ड का रेफरेंस हमारे पास क्या है, एविडेंस है। IAS 16 कहता है कि एसेट्स को ओवर देयर हिस्टोरिकल लाइफ आपने क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है। मैनेजमेंट कहती है जी हम चूंकि रीवैल्यूएशन बेसिस पे एसेट लिख रहे हैं और एसेट की वैल्यू अप हुई है तो इसलिए हम डेप्रिसिएट नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि एसेट को डेप्रिसिएट करना है ओवर रीवैल्यूड अमाउंट। और अगर मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रही तो ये क्या है, डिसएग्रीमेंट मैनेजमेंट। इन हमारे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है, IAS 16 का रेफरेंस के जब वो कहता है ऐसे होना चाहिए, आप नहीं कर रहे तो ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। IAS 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। मीन NRV और कॉस्ट में से जो लोअर अमाउंट है उस पर इन्वेंट्री लिखनी है, मैनेजमेंट हायर अमाउंट पे लिख रही है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट मैनेजमेंट। क्यों, ये IAS 2 का रेफरेंस हमारे पास क्या है, एविडेंस है।
मीन इधर या तो हमारे पास प्रोसीजर के थ्रू कोई एविडेंस है जिसकी बेस पर हम कह रहे हैं मिसस्टेटमेंट है, या किसी स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस हो रही है तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस नंबर हमारे पास क्या है, एविडेंस है, तो सूरत की बेस पर हम कह रहे हैं कि क्या है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। जबकि इधर क्या है, एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। क्यों? रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दी गई हमें, या लोगों तक कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें जो है वो अलाउ नहीं किया गया। सपोज एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमें अलाउ नहीं की गई, कंटिजेंसी है या प्रोविजन है, हमने लॉयर से ओपिनियन लेनी थी, हमें लॉयर से ओपिनियन नहीं अलाउ की गई। क्या ख्याल है? तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। सप्लायर से या बैंक से हमने लोन लीजेस को वेरीफाई करना था, हमें अलाउ नहीं किया गया, तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन में अगर मटीरियल नेचर है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, और अगर परवेसिव नेचर है तो डिस्क्लेमर रिपोर्ट। लेकिन अगर डिसएग्रीमेंट या मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो सूरत में क्या है, मटीरियल नेचर की सूरत में क्वालिफाइड रिपोर्ट, और परवेसिव मिसस्टेटमेंट की सूरत में एडवर्स रिपोर्ट। सो फुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ऑडिट रिपोर्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और चीज़ें कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। जस्ट आज हमने ये कॉन्सेप्ट लिया ताकि इनको आगे हम अप्लाई कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।